आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोफाइटर कंसोर्टियम के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे यूरोफाइटर कंसोर्टियम अब अपनी फाइनल अप्रोच के साथ भारत आ रहा है, और इस बार उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के कुछ ऐसा ऑफर किया है जो भारत का ध्यान उनके तरफ जरूर केंद्रित करवाएगा। या यूं कह लें, अभी तक भले भारत इनको इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब इस ऑफर के बाद इनको इग्नोर कर पाना काफी मुश्किल होगा। और हम ये भी जानेंगे कि अगर एमआरएफए हुआ तो क्या अब वाकई राफेल F4 स्टैंडर्ड को यूरोफाइटर टाइफून से एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और कैसे ये जो नए ऑफर है इंडियन एयरफोर्स का ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं अपनी तरफ। इसको भी लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, एयरबस इस समय पूरे प्रयास में है कि एमआरएफए जो प्रोग्राम है भारत का, उस पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, और इसीलिए उन्होंने जो फाइनल ऑफर है अब भारत के सामने रख दिया है। और उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून का जो लेटेस्ट इटरेशन है, या यूं कह लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसको हम ट्रेंच 5 के नाम से जानते हैं, उसको भारत को ऑफर किया है। और ट्रेंच 5 निस्संदेह एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये कैपेबिलिटी के साथ यूरोफाइटर टाइफून प्रबल दावेदारों की लिस्ट के टॉप पर आ सकता है। ट्रेंच 5 को लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत को जो वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है उसमें हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ई स्कैन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी एसा रेडार देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमें पावरफुल सेंसर पेलोड देखने को मिलेंगे, जो कि सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेट ट्रैकिंग को प्रोवाइड करेंगे, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो नया यूरोफाइटर टाइफून है, इस पे हमें काफ़ी इनहेंस्ड डिफेंसिव एड्स देखने को मिलेंगी, और इसमें हमें एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि पायलट परफॉर्मेंस को काफ़ी इनहेंस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून सिर्फ इन फीचर्स के दम पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि ट्रेंच 5 में लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन पैकेज को भी रखा गया है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। और ये बेसिकली आने वाले समय में एक निश्चित अंतराल के साथ जो मिशन सिस्टम है, पायलट इंटरफेस है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, इंजन परफॉर्मेंस है, उसको एडवांस करते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार अगर भारत ने इसको खरीद लिया तो फिर मिड लाइफ अपग्रेड ही इसको मिलेगी, बल्कि एक चरणबद्ध अपग्रेड की जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। और भारत की ज़रूरत के हिसाब से इन सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस है, इसको बीतते समय के साथ जो ओवरहॉल है या अपग्रेड है वो मिलता रहेगा। और जो कटिंग एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, इसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पर आगे वो बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज है ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स से आपको आगे चल के मिलती रहेंगी। यानी जैसे ही जो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये आगे बढ़ता रहेगा, तो उसकी टेक्नोलॉजी आपको यूरोफाइटर टाइफून में देखने को भी मिलती रहेंगी। अगर हम LTE डेवलपमेंट की बात करें तो ये डुअल पर्पस के साथ है। ये ना सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून की कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा, बल्कि यूरोप का जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम है उसमें भी इसे स्टेपिंग स्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। और टाइफून में बहुत सारे जो की एलिमेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं, ये हमें नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम से ही देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा पंच जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 को लेकर के एयरबस एमआरएफए में मार सकता है, वो है भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रपोजल कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, उसको मानना। दरअसल यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 में ना सिर्फ हमें यूरोपियन मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें बेसिकली AMRAAM देखने को मिलेंगी, यानी एडवांस मीडियम रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें हमें ASRAAM देखने को मिलेगी, यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल IRIS-T देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल AIM-9 साइड वाइंडर जो है, इसका जो सबसे एडवांस वेरिएंट है वो हमें यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये वैरायटी ऑफ लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को और क्रूज मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि डाइवर्स बैटलफील्ड सिनेरियो में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत की वो रिक्वेस्ट जहां पर इंडिजिनस वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किए जाने की बात की जा रही है, इसको लेकर के भी यूरोफाइटर कंसोर्टियम पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि इंडिया के रिक्वेस्ट में जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, वेपन सिस्टम है, हम उनको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं, अगर भारत इनको सेलेक्ट करता है तो। वहीं यूरोफाइटर टाइफून की जो लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी है या मिशन कैपेबिलिटी है, इसको भी इन्हेंस किया गया है। इसमें हमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स देखने को मिलेंगे,
जो कि सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए सर्टिफाइड हैं। एडिशनली ये जो एयरक्राफ्ट है ये अलग अलग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से जो है वो, या यूँ कह लें अलग अलग टैंकर एयरक्राफ्ट से फ्यूल को ले सकता है, जो कि इसके ऑपरेशनल रीच को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करने में मदद प्रदान करेंगे। अगर हम 2023 की बात करें तो उस समय भी यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर रखा गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि एमआरएफए के सबसे सस्ते फाइटर जेट पे उनका जो ट्रेंच 5 है ये हो सकता है, और अगर भारत ने 114 फाइटर की डील को आगे बढ़ाया तो फिर वो यूरोफाइटर टाइफून की जो प्रोडक्शन लाइन है इसको भारत में स्टैब्लिश करने के लिए तैयार है, और वो जो पार्टनर्स हैं इनकी तलाश ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अभी एमआरएफए को लेकर के जो प्रबल दावेदारी है ये राफेल के पास सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स 36 की संख्या में इनको ऑपरेट करती है, और इसी वर्ष जो 26 की संख्या में भारतीय नौसेना है वो भी इन एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। और क्योंकि भारतीय नौसेना और वायुसेना कॉमनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ऐसे में किसी नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना थोड़ा तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये चल रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से जो डिटेल कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है ये फाइनलाइज हो चुकी है, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो बातचीत है वो अलग अलग विषयों में चल रही है। हालांकि अब कुछ र्यूमर्स सामने आ रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि 180 तेजस मार्क 1 की खरीद के बाद अब जो अगला बड़ा निर्णय आएगा वो एमआरएफए ही होगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस वर्ष के अंत से पहले एमआरएफए को लेकर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। लेकिन हमने कल की वीडियो में आपसे कहा कि अगर हम राफेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगा, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो हम 18 से 20 बिलियन डॉलर में एमआरएफए को फाइनलाइज करने की बात कर रहे हैं शायद वो 25 से 30 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत में अगर राफेल का निर्माण करवाया जाता है तो ये हमें 20 से 30% महंगे मिलेंगे। उसके पीछे की वजह यह है कि सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ेगा, जो टूल्स हैं, जो दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा, और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एमआरएफए में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये पैदा ज़रूर कर रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जो यूरोफाइटर टाइफून है इसको सबसे बड़ी टक्कर जो कोई एयरक्राफ्ट दे सकता है वो होगा राफेल F4 स्टैंडर्ड, क्योंकि राफेल F4 स्टैंडर्ड की भी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया है। इनफैक्ट F5 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है, और भारत के पास दोनों का एक बड़ा जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो ये एक कंसोर्टियम के अंतर्गत बनाया जाता है, यानी यहाँ पर भारत को ये पहले देखना पड़ेगा कि क्या सब जगह से अप्रूवल मिल रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो भारत के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि MMRCA 1 में काफ़ी छोटे मार्जिन से ही टाइफून हारा था, क्योंकि राफेल और टाइफून में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी गैप नहीं था। लेकिन भारत ने जो पुराना एक्सपीरियंस है फ्रांस के साथ उसको प्राथमिकता दी थी, और टाइफून वरना उस कंपटीशन को ऑलमोस्ट जीत चुका था। तो देखते हैं MMRCA 2 या MRFA में हमें क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है भारत को कौन सा एयरक्राफ्ट लेना चाहिए? क्या टाइफून की तरफ जाना चाहिए, या फिर भारत को राफेल F4 स्टैंडर्ड पे ही बने रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।